नमस्कार, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। खबरें सिर्फ राजनीतिक हलचल, युद्ध, व्यापार, अपराध तक सीमित नहीं होती। खबरें वो भी जरूरी हैं जिनमें टॉकिंग पॉइंट बनने की क्षमता होती है। इसलिए हम आपके काम की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू कर रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। हम इस शो में उन खबरों पर बात करेंगे, उन टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। हम आपको उलझी हुई और लच्छेदार भाषा में खबर नहीं पर समझाएंगे, बल्कि आपको आपकी भाषा में और सरल से सरल तरीके से बताएंगे कि उन खबरों का हर पहलू जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अच्छा दिखने की चाहत के साइड इफेक्ट्स की। दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, लेकिन इनमें करीब 350 करोड़ लोग अपने शरीर की बनावट से नाखुश हैं। किसी को अपना रंग अच्छा नहीं लगता, किसी को अपनी हाइट कम लगती है, किसी को लगता है वो ज्यादा मोटा है, तो किसी को कुछ और शिकायत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने ही शरीर से ऐसी शिकायतें आपकी जान पर भारी भी पड़ सकती हैं। बेंगलुरु में एक टीवी एक्ट्रेस की जान इसी अच्छा दिखने की चाहत ने ले ली। 22 साल की इस टीवी एक्ट्रेस को लगता था कि वो मोटी है। इसी शिकायत को दूर करने के लिए उन्होंने फैट रिमूवल सर्जरी का सहारा लिया, लेकिन इसी दौरान उनकी मौत हो गई। अपने चेहरे या शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब यह चाहत सनक में बदल जाती है तो यह कभी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो कभी आपके मन और आत्मा पर चोट करती है। इसलिए आज हम सुंदरता की रेस में आगे हो जाने की इस ललक के खतरे को बताएंगे। इसके बाद हम आपको चार धाम की यात्रा पर लेकर चलेंगे। इसी महीने के पहले हफ्ते में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुले। हजारों लाखों की संख्या में यात्री यहां दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। लेकिन इस बीच एक समय ऐसा आया जब इन जगहों पर पांव रखने तक की जगह नहीं बची। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। होटलों में रुकने के लिए कमरे नहीं बचे। कई यात्रियों की तो ठंड और अन्य कारणों से मौत भी हो गई। अब भी इन तीर्थ स्थानों पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सरकार इनकी संख्या को नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन कोविड प्रतिबंध हटने के 2 साल बाद चार धाम यात्रा पर जाने वाले ज्यादातर लोग बस किसी तरह से मंदिरों के दर्शन कर लेना चाहते हैं। इस भीड़ की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई 2013 की वो त्रासदी भूल गया है जब केदारनाथ में जबरदस्त बाढ़ आई थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। आज हम आपको 9 साल पहले हुई उस त्रासदी की याद दिलाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति की उपासना करने वाले भारत में प्रकृति का दोहन रोकने के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। और आखिर में हम आपको बताएंगे एलियंस और यूएफओज का सच। आपने भी यूएफओ के जरिए पृथ्वी पर आने वाले एलियंस के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एलियंस का वो सच बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और यह भी बताएंगे कि अगर एलियंस हैं तो फिर वो पृथ्वी पर क्यों नहीं आते। इसका जवाब कुछ वैज्ञानिकों ने तलाशने की कोशिश की। उनकी यह थ्योरी सुनकर आपको पृथ्वी पर अपने भविष्य के भी दर्शन हो जाएंगे। दुनिया में 750 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें आधे से ज्यादा को ऐसा लगता है कि वो सुंदर नहीं दिखते, या उनके शरीर का आकार ठीक नहीं है, या उनका वजन जरूरत से ज्यादा है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक वहां 18 साल से ऊपर की 84% महिलाओं और 74% पुरुषों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर का आकार ठीक नहीं है, यानी उनमें कुछ ना कुछ कमी है। इसी तरह ब्रिटेन की भी आधी से ज्यादा आबादी अपने शरीर से नाखुश है। DoSomething.org नाम की एक वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपनी शारीरिक बनावट से या वो जैसा दिखती हैं उससे कोई परेशानी नहीं है, जबकि 91% महिलाओं को लगता है कि उनके शरीर में कोई ना कोई कमी है।
इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्प्ले पिक्चर के दौर में ज्यादातर लोग इस होड़ में लगे रहते हैं कि वो दूसरों से ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखें। इसके लिए कोई दिन में कई बार जिम में जाकर पसीना बहाता है, कोई एक्सट्रीम डाइट का सहारा लेता है, कोई खाने पीने से ही डरने लगता है, कोई सर्जरी करा लेता है, और जो इनमें कुछ नहीं कर पाते वो मोबाइल फोन के फिल्टर के सहारे हो जाते हैं। और इन सब के बीच ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है उसको उसका सम्मान करने की भावना कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन क्या अच्छा दिखने की चाहत आपको इस हद तक भी ले जा सकती है कि आपकी जान पर बनाए? कन्नड़ टीवी सीरियल्स में काम करने वाली एक अभिनेत्री चेतना राज को भी लगता था कि वो मोटी हैं। उन्हें अच्छा दिखने के लिए इस मोटापे को कम करना होगा। इसी चाह के साथ 22 साल की, सिर्फ 22 साल की अभिनेत्री फैट रिमूवल सर्जरी कराने के लिए बेंगलुरु के एक क्लिनिक में पहुंची। फैट रिमूवल सर्जरी को मेडिकल साइंस की भाषा में लिपोसक्शन कहा जाता है। इस दौरान मरीज के शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी यानी फैट को निकाला जाता है। लेकिन इसी सर्जरी के फौरन बाद चेतना राज की तबीयत बिगड़ गई। उनके फेफड़ों में फ्लूइड भर गया, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लेकिन जिस अस्पताल में उन्होंने सर्जरी करवाई थी वहां आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। चेतना के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसी कोई सर्जरी कराए, लेकिन वो अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ भी ये सर्जरी कराने अस्पताल पहुंच गई। और फैट कम कराने की ये ख्वाहिश उनके लिए फेटल, जानलेवा साबित हो गई। लिपोसक्शन या फैट रिमूवल सर्जरी का मतलब है शरीर से एक्स्ट्रा फैट को निकालना। फैट रिमूवल सर्जरी एक प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसका इस्तेमाल शरीर के अनचाहे फैट को हटाने के लिए किया जाता है। इस सर्जरी के दौरान पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद शरीर में जिस जगह पर फैट ज्यादा होता है वहां एक छोटा कट लगाया जाता है। फिर एक खास प्रकार की वैक्यूम मशीन से जुड़ी एक सक्शन ट्यूब को फैट वाले उस हिस्से के ऊपर लगाए गए कट में डाला जाता है और शरीर से वसा यानी एक्स्ट्रा चर्बी को निकाला जाता है। और फिर ऑपरेशन के बाद उस जगह को टांकों की मदद से बंद कर दिया जाता है। इसके जरिए पेट, कूल्हों, जांघों, आर्म्स, गर्दन के फैट को कम किया जा सकता है। इस सर्जरी के बाद कम से कम 3 दिन तक मरीज को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही रहना होता है। सर्जरी के बाद मरीज को ठीक होने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लगता है, जबकि सर्जरी के मनमाफिक नतीजे आने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। लाइपोसक्शन एक कॉस्मेटिक बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर है जिसमें कि एक बॉडी के लोकल हिस्से से सक्शनिंग की प्रक्रिया से 3 से 5 किलो तक का फैट निकाला जा सकता है और उस जगह का एक शेप, एक कंटूर, एक बेटर दिया जा सकता है जिसका कि एक कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट किसी के लिए भी हो सकता है। लोकल इन्फेक्शन होने का, बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने का या ब्लड क्लॉटिंग होने का रिस्क रहता है जो 2 से 4% तक का रिस्क है। फैट का टुकड़ा अगर ब्लड सर्कुलेशन में चले जाए तो वो आपके फेफड़ों में या हार्ट में जाके फंस सकता है जिसको फैट एम्बोलिज्म कहते हैं, जिससे कि मरीज की कंडीशन सीरियस हो सकती है। सुनने में ऐसा लगता है कि जब एक्सरसाइज या डाइट से वजन और फैट कम करना आसान नहीं है तो क्यों ना अच्छा दिखने के लिए इस शॉर्टकट का सहारा ले लिया जाए और अनचाहे फैट से छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन इस सर्जरी के अपने खतरे हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं मरीजों के लिए किया जाना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा मोटे हैं और जो इस मोटापे की वजह से व्यायाम करने में भी सक्षम नहीं है और जिन्हें मोटापे की वजह से अपने रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी होती है, क्योंकि इस सर्जरी के दौरान शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं, फेफड़ों के अंदर खून सूख सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हटाए गए फैट के कुछ हिस्से खून के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है और हालात बिगड़े तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और सर्जरी कराने वाले की मौत हो जाती है, जैसा कन्नड़ अभिनेत्री चेतना के साथ हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 190 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है
जबकि इनमें 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं, यानी जिनका ज्यादा वजन अब बीमारी बन चुका है। जाहिर है, जब करोड़ों लोगों का वजन जरूरत से ज्यादा है तो वो इससे छुटकारा भी पाना चाहते होंगे। लेकिन समस्या सिर्फ ज्यादा वजन ही नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनमें किसी को अपना चेहरा पसंद नहीं है, किसी को नाक पसंद नहीं है, कोई अपने गालों में डिंपल देखना चाहता है, किसी को लगता है कि उसकी हाइट कम है, किसी को लगता है उसका रंग औरों के मुकाबले काला है, किसी को अपने होंठ, तो किसी को अपनी आंखें पसंद नहीं है। ऐसे लोग जब दूसरों से तुलना करते हैं तो अक्सर हीन भावना से भर जाते हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने शरीर को बेहतर और सुंदर बनाना चाहते हैं। अकेले भारत में ही हर साल 8 से 10 लाख लोग कोई ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, जिसका खर्चा लाखों रुपए तक आ जाता है। कुछ सर्जरीज तो ऐसी भी हैं जिनमें 10 से 15 लाख रुपए तक का खर्च आता है। फिर भी भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी का बाजार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में हर साल जितनी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं उनमें 5% से ज्यादा भारत में होती हैं। जबकि अच्छा दिखने की चाह में शरीर पर चाकू चलवाना कई बार जानलेवा साबित होता है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक हर 3000 लोगों में एक व्यक्ति की ऐसी सर्जरी के दौरान मौत हो जाती है। हर 3000 में एक। टर्की में भी हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक एक साल में कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आप कैसे पता करें कि आपका वजन जरूरत से ज्यादा है या नहीं। तो इसका पहला तरीका तो यह कि आप अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करें। इंटरनेट पर मौजूद किसी भी BMI कैलकुलेटर में अपनी हाइट और अपना वजन दर्ज करें। अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं, यानी आपको वजन कम करने की नहीं बल्कि बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच है, 18.5 से 24.9, तो आपका वजन सामान्य है। लेकिन अगर आपका BMI 25 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको वजन घटाने की जरूरत है। और अगर BMI 30 से ज्यादा निकले तो समझ जाइए कि आप मोटापे का शिकार हैं और आपको इस मोटापे को कम करने के लिए जल्द से जल्द अपनी दिनचर्या बदलने की जरूरत है। वजन आपका तेजी से बढ़ रहा है, या तो आपकी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या आपकी डाइट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ज़्यादा है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स उनको कहते हैं जो शरीर में एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू शुगर, जैसे ब्रेड है, रोटी है, या चावल है, या चीनी है। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को खाएंगे तो आपके शरीर में वो एकदम चीनी बन जाएंगे और चीनी 95% फैट में कन्वर्ट होती है। आपके डाइट में जितना आपका वजन है एटलीस्ट उतना ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें अलॉन्ग विद योर फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और ख़ुद को भूखा नहीं रखना है। नाश्ता आपका बहुत ही अच्छा और रिच और हेल्दी होना चाहिए, ताकि जिसमें आप अगर फाइबर रिच नाश्ता लेंगे तो उससे आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी कमर के माप से भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मोटापे का शिकार हैं या नहीं। अगर आप एक महिला हैं और आपकी कमर का साइज 35 इंच से ज्यादा है, और अगर आप पुरुष हैं और आपकी कमर का साइज 40 इंच से ज्यादा है, तो आपको भी सावधान हो जाने की जरूरत है। ये तो हो गई शरीर की बात। लेकिन अगर आप बिना किसी खास वजह के अपने ही शरीर से नाखुश रहने लगे तो समझ लीजिए कि समस्या शरीर के साथ नहीं, आपके मन के साथ है। गूगल की एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक सेल्फी लेने, उसमें फिल्टर्स का इस्तेमाल करने के मामले में भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, भारत सबसे आगे। अब तो एप्स और मोबाइल फोन के कैमरों में ऐसे ऐसे ब्यूटी फीचर्स उपलब्ध हैं जो आपके चेहरे, आपकी त्वचा के रंग को इतना बदल देते हैं कि आपको खुद ही यकीन नहीं होता अपने चेहरे पर। 2 साल पहले इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा यानी फेसबुक की एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह बात कबूल की गई थी कि इंस्टाग्राम पर मौजूद 10 में 3 टीनेजर लड़कियों को लगता है कि वो आकर्षक नहीं दिखती। आकर्षक, सुंदर, दूसरों से बेहतर दिखने की ये चाह
कई बार लोगों को मानसिक रूप से भी बीमार कर देती है और कई बार तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसे लेकर जब ब्रिटेन और अमेरिका में एक रिसर्च हुई तो पता चला कि ब्रिटेन के 13% और अमेरिका के 6% लोगों के मन में आत्महत्या का विचार आने की शुरुआत इंस्टाग्राम से हुई, जब उन्हें लगा कि वो औरों के मुकाबले आकर्षक नहीं दिखते। आजकल जो हमारे आइडियल्स हैं वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हैं। 0 फिगर, 6 फिगर एब, 6 पैक एब या बल्जिंग बाइसेप्स, ये सब चीजें मोटे तौर पे अनरियलिस्टिक हैं, आम जीवन में अनअटेनेबल सी हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो चीजें हम देखते हैं, अक्सर जो लोग मीडिया पे डालते हैं, फोटोशॉप्ड हैं, ऑल्टर्ड हैं, मॉर्फ्ड हैं। उन लोगों के पास ये है नहीं और ये वो दर्शाते हैं। हम उसको चेज करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो ये जो आइडियल्स हैं बहुत अनरियलिस्टिक हो गए हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने शरीर को फिट रखना, अच्छा दिखना अच्छी बात है, लेकिन जब चाहत सनक में बदल जाए और बात अपनी जान को खतरे में डालने की आ जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। बाकी रही बात मोटापे पर नियंत्रण करने की, तो वो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मोटापा बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें नींद का पूरा न होना, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज वाला भोजन करना, इन कैलोरीज को बर्न करने के लिए परिश्रम न करना, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना, पाचन क्रिया कमजोर होना, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी बीमारियों का होना, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन मोटापा ऐसी समस्या नहीं है जिससे पार न पाया जा सके। इसके लिए आपको बस कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी, जैसे दिन में आधे घंटे का समय निकालकर पैदल चलें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, नियमित रूप से अपने खान पान का ध्यान रखें, खाने में फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, डाइट में प्रोटीन और फाइबर शामिल करें, ज्यादा फैट, ज्यादा कैलोरीज वाले और स्टोर किए हुए खाने का इस्तेमाल न करें, अपने बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स और खून की जांच नियमित तौर पर करवाते रहें, जितना हो सके प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को बेहतर बनाने की कोशिश करें और जब तक जरूरी ना हो दवाओं और सर्जरी के चक्कर में ना पड़े। शरीर को नुकसान पहुंचाने वालों के बाद अब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वालों का विश्लेषण करेंगे। आप अपने घर के जिस कमरे में रहते हैं, अगर एक दिन अचानक उस कमरे में रहने बड़ी संख्या में मेहमान आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि कमरा छोटा पड़ जाएगा और आपके और बाकियों के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक ऐसा ही इन दिनों चारधाम यात्रा के दौरान हो रहा है। इसी महीने के पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 वर्षों से ये यात्रा या तो बंद थी या ज्यादातर समय बाधित थी, लेकिन कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटने के बाद से चारधाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालत यह हो गई है कि अब इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों को लगाया गया है और साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी मदद ली जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 40 से ज्यादा यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई हैं। केदारनाथ की क्षमता एक दिन में करीब 10,000 श्रद्धालुओं को झेलने की है, जबकि वहां रोजाना 20,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और पुलिस को इन लोगों को गौरीकुंड या उससे पहले ही रोकना पड़ रहा। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की दूरी करीब 17 किलोमीटर है। केदारनाथ समुद्र तल से 11,745 फीट, यमुनोत्री 10,606 फीट, गंगोत्री 11,206 फीट और बद्रीनाथ 10,170 फीट की ऊंचाई पर है। चारधाम यात्रा के दौरान जो मौतें हुई हैं, उनकी एक बड़ी वजह इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी है। इसके अलावा कई लोगों की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई और मरने वालों में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें या तो पहले से कोई बीमारी थी या जो कोविड से ठीक होने के बाद पहाड़ों पर यात्रा कर रहे थे। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी एडवाइजरी में यह कहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, हो सके तो वो यात्रा पर ना आए। 2013 में केदारनाथ में आई तबाही के बाद से यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों के लिए डॉक्टर से स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र लेना जरूरी था, लेकिन इस बार इस नियम में छूट दी गई। कठिन परिस्थितियों के बावजूद पिछले कुछ दिनों में सिर्फ केदारनाथ में ही करीब 1.5 लाख यात्री पहुंच चुके हैं।
रोजाना जो आंकड़ा भक्तों का बाबा के धाम में पहुंचने का है वो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा का है और पिछले तकरीबन 17-18 दिन में लाखों लोग यहां पर दर्शनों के लिए आ चुके हैं। आप देख सकते हैं लंबी लाइन दूर तक आपको दिखाई देगी और ये सब इसलिए है क्योंकि किवाड़ खुलने के बाद से ही लोगों को इंतज़ार था और पिछले 2 साल से कोरोना के हालात जिस तरह से थे और लोगों की भीड़ को रोकना मुश्किल था। इस बार हालात कुछ अलग है। जितनी भीड़ आज तक नहीं आई थी वो भीड़ यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ पहुँच रही है। श्रद्धालु जगह जगह से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और ये लाइन आपको तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगी जो केदारनाथ धाम में है। और ये सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन करें। और यहाँ पर देखिए दूर तक आपको बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिलाएं हो और पुरुष सभी यहाँ पर दूर तक आपको दिखाई देगी ये लाइन। हालात ये हैं कि उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं से कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी भी यात्री को ऋषिकेश से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा पर जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्योंकि केदारनाथ में एक दिन में करीब 12,000 यात्री, बद्रीनाथ में करीब 15,000 यात्री, गंगोत्री यमुनोत्री में 4,000 और 7,000 यात्री ही दर्शन कर सकते हैं। अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि केदारनाथ में दर्शन के स्लॉट 30 मई तक, यमुनोत्री के दर्शन के स्लॉट्स 31 मई तक के लिए बुक हो चुके। बद्रीनाथ और गंगोत्री की भी स्थिति लगभग ऐसी है। चारधाम यात्रा के चारों तीर्थ इको सेंसिटिव जोन में आते हैं, यानी इन जगहों का संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यहां इंसानी गतिविधियों का दबाव ज्यादा बढ़ा तो जो हादसा 2013 में केदारनाथ में हुआ था वैसा ही हादसा दोबारा भी हो सकता है। 2013 में केदारनाथ पर ग्लेशियर फटने से केदारनाथ समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई थी जिसमें करीब 6,000 लोगों की मौत हो गई थी। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। अब हम यहां किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि 2 साल बाद जब कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटे हैं तो लोगों को अपने आराध्य के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि भारत तो प्रकृति को पूजने वाला देश रहा है, इसलिए इंसानों की गतिविधियों से प्रकृति को पहुंच रहे नुकसान के प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, जिस चारधाम यात्रा पर जाने का सपना लगभग हर हिंदू का होता है, वहां पहुंचकर लोगों को होटल में कमरा ना मिले, कई किलोमीटर पहले से ट्रैफिक जाम लग जाए, लोगों को रात खुले में बितानी पड़े, वो भी तब जब पारा 0 के आसपास हो। होटल के एक छोटे से कमरे के लिए 10 से 15,000 रुपए चुकाने पड़े तो आप इसे क्या कहेंगे? व्यवस्थाओं की कमी या फिर यात्रा पर जाने की जल्दबाजी? लेकिन इन सबके बीच असली कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ती है और जब प्रकृति पर दबाव पड़ता है तो 2013 जैसे हादसे होते हैं। उत्तराखंड समेत भारत के ज्यादातर पहाड़ी इलाके ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की मार झेल रहे हैं। जर्मनी के पोस्टडम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च और भारत के एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 30 वर्षों में उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय स्थानों में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। वहां से लोग मैदान की तरफ पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड 2050 तक 1.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.9 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी से पहाड़ों का तापमान पहले से गर्म हो गया है। पहले लोग दिल्ली जैसे शहरों की गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर जाते थे, लेकिन अब अक्सर पहाड़ों पर पहुंचकर भी गर्मी से राहत नहीं मिलती। इसके अलावा अब उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फ या तो मिलती नहीं है या सिर्फ बहुत ऊंचाई पर दिखती है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बेमौसम बारिश से बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। पहले के मुकाबले बर्फबारी भी कम हो रही है। फसलों को बोने का मौसम और समय बदलने लगा। नदियां सूखने लगी हैं। इनमें एक बड़ी भूमिका उन पर्यटकों की भी है जो बड़ी संख्या में हर साल उत्तराखंड जाते हैं। जब पर्यटक जरूरत से ज्यादा संख्या में पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं तो न सिर्फ पहाड़ी रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, बल्कि इन गाड़ियों का प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाता है
और इससे जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि घूमने फिरने में कोई बुराई नहीं है। भारत एक सुंदर देश है जिसका लगभग हर कोना घूमने लायक है, लेकिन हमें यह बात समझने की भी जरूरत है कि जब हम प्रकृति के बीच जाएं तो उसका अनादर करने के बजाय उसकी रक्षा करने का प्रण लें। वहां गंदगी ना फैलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, प्राकृतिक रूप से संवेदनशील जगहों का ख्याल रखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी वजह से स्थानीय लोगों और स्थानीय पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। अब हम कोशिश करेंगे उस सवाल का जवाब ढूंढने की जिस पर आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से बहस चलती आ रही है। सवाल ये कि क्या वाकई एलियन होते हैं, यानी क्या पृथ्वी से बाहर भी किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है, और अगर एलियन होते हैं तो क्या वो पृथ्वी पर आने की कोशिश करते हैं, और क्या दुनिया भर के आसमानों में यूएफओ का दिखना, यूएफओस का देखा जाना एलियन की मौजूदगी का ही संकेत है। अमेरिका में 5 दशकों के बाद यूएफओस को लेकर एक पब्लिक हियरिंग हो रही है। इसमें अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि आसमान में अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी यूएपी और यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखने की घटनाएं पिछले 1 दशक में बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, इस सुनवाई के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने संसद में वो वीडियो भी दिखाए जिनमें उन यूएफओस को देखा गया। ये वो वीडियो हैं जो अब तक क्लासिफाइड यानी गोपनीय रखे गए थे, लेकिन अब इन्हें पहली बार पब्लिक किया गया। ऐसे ही एक वीडियो में एक छोटे से ऑब्जेक्ट को अमेरिकी सेना के एक फाइटर प्लेन के पास से गुजरता हुआ देखा जा सकता है, जबकि दूसरे वीडियो में एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल जैसे ऑब्जेक्ट को रात के अंधेरे में चमकते हुए देखा जा सकता है। सुनवाई में शामिल अमेरिकी नौसेना की नेवल इंटेलिजेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर स्कॉट ब्रे ने कहा कि त्रिकोण के आकार के जो ऑब्जेक्ट्स देखे गए थे उनकी पहचान अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के तौर पर हुई है, यानी हवा में उड़ते ऐसे विमान जिनमें कोई इंसान सवार नहीं होता, जबकि पहले वीडियो में दिख रहे ऑब्जेक्ट की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। स्कॉट ब्रे ने यह भी कहा कि कम से कम 11 ऐसी घटनाएं हुई हैं जब अमेरिकी सेना के विमान और यूएफओ आपस में टकराते टकराते बचे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने यूएफओस देखे जाने की करीब 400 घटनाएं अभी तक दर्ज की हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी एलियंस की मौजूदगी को लेकर कुछ नहीं कहा है। जो लोग एलियंस की मौजूदगी में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं कि ये यूएफओस और कुछ नहीं है बल्कि वो यान हैं जिनकी मदद से एलियन ब्रह्मांड में मौजूद किसी ग्रह से पृथ्वी पर आते हैं। एलियंस में विश्वास करने वाले दावा करते हैं कि दुनिया भर की कई सरकारें एलियंस की मौजूदगी के बारे में जानती हैं, लेकिन वो आम लोगों को इसके बारे में बताती नहीं है, बताना नहीं चाहती हैं। पिछले साल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यूएफओस को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो ऑब्जेक्ट्स आसमान में देखे गए हैं उनमें किसी तरह का कोई प्रोपल्शन नोट नहीं किया गया और इन ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार बहुत तेज थी। इतनी तेज उड़ान भरने की तकनीक रूस, चीन या दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि न तो ये ऑब्जेक्ट अमेरिका के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, न ही ये ऑब्जेक्ट रूस और चीन जैसे देशों की किसी टेक्नोलॉजी का नतीजा है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। तो फिर आसमान में दिखाई देने वाली ये उड़न तश्तरियां आखिर क्या है, और क्या वाकई एलियंस के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश हो रही है? अमेरिका के दक्षिणी नेवादा में एक इलाका है जिसका नाम है एरिया 51। शायद आपने इस बारे में सुना हो। इसके बारे में कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां उन यूएफओस की जांच होती है जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, यानी यहां दूसरे ग्रहों से आए यानों की जांच की जाती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि एरिया 51 में एलियंस को भी पकड़ कर रखा गया था। हालांकि जो लोग एलियंस की थ्योरी में भरोसा नहीं करते वो इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन एक बात तो सच है, वो ये कि दशकों तक अमेरिकी सरकार
एरिया 51 की मौजूदगी को ही नकारती रही। लेकिन फिर अमेरिकी सरकार ने भी स्वीकार किया कि यह जगह वाकई है और यह अमेरिकी वायुसेना का एक सीक्रेट बेस है। लेकिन आज भी इस जगह पर कोई आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी गोपनीयता को पूरी तरह से बरकरार रखा गया। इसीलिए एलियंस में विश्वास करने वाले और यूफोलॉजिस्ट, यानी जो यूएफओ की स्टडी करते हैं, वो मानते हैं कि अमेरिकी सरकार सच छिपा रही है और एरिया 51 में एक अंडरग्राउंड लैब में एलियंस की जांच की बात बिल्कुल सच है। लेकिन बात यह है कि पृथ्वी से बाहर अन्य किसी ग्रह पर अब तक इंसान या इंसानों जैसे जीव तो छोड़िए, बैक्टीरिया तक नहीं पाए गए। यानी पानी ज्यादातर ग्रहों पर दिखा नहीं है, बैक्टीरिया दिखे नहीं है, ज्यादातर ग्रहों पर जीवन के कोई निशान नहीं मिले। लेकिन फिर भी दुनिया के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों या फिर लाखों सभ्यताएं मौजूद हैं। लेकिन हम अभी तक उनकी खोज नहीं कर पाए। अमेरिका के महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट और सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रहे फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में एक इक्वेशन विकसित की थी, जिसकी मदद से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। हमारी पृथ्वी जिस सौर मंडल का हिस्सा है, वो सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा 40,000 करोड़ तक तारे और ग्रह मौजूद हो सकते हैं, जबकि पूरे ब्रह्मांड में 10,000 से लेकर 20,000 करोड़ गैलेक्सीज हो सकती हैं। फ्रैंक ड्रेक की इक्वेशन के मुताबिक इनमें 10 से 20% ग्रह ऐसे हो सकते हैं जिनमें शायद दूसरी सभ्यताएं बसती हैं। अब सवाल यह है कि फिर इन सभ्यताओं के होने के सिग्नल कभी किसी को क्यों नहीं मिले? तो बात यह है कि पृथ्वी का अस्तित्व करीब 350 करोड़ साल पुराना है, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने की तकनीक का विकसित हुए तकनीक को 100 साल हुए। इसलिए अभी तो ब्रह्मांड में छिपे रहस्यों को तलाशने की शुरुआत भर हुई है और लंबा सफर अभी बाकी है। फिर भी फ्रैंक ड्रेक की इक्वेशन के मुताबिक सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही कम से कम 1000 सभ्यताएं हो सकती हैं। 1000, लेकिन इनकी संख्या लाखों तक भी जा सकती है। अब सवाल यह है कि मान लिया कि इंसानों के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो करोड़ों किलोमीटर दूर एलियंस की खोज कर सके, लेकिन एलियंस के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है ना जिससे वो इंसानों को खोज सकें। लेकिन आज तक किसी एलियन सिविलाइजेशन ने पृथ्वी की खोज क्यों नहीं की? इसी सवाल का जवाब देती हुई एक रिपोर्ट हाल ही में पेश हुई है। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट में इसके 2 कारण बताए गए हैं। एक ये कि सभ्यताएं बर्नआउट का शिकार होकर कोलैप्स हो जाती हैं, यानी विकास के चरम पर पहुंचकर अचानक नष्ट हो जाती हैं। और दूसरा यह कि कई बार सभ्यताएं होम्योस्टैटिक इस अवस्था में चली जाती है, यानी जब सभ्यताओं का विस्तार का कोई इरादा नहीं रहता और जब कोई सभ्यता अपना विस्तार ही नहीं करती तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बर्नआउट को एक ऐसे शहर के उदाहरण से समझिए जहां एक निश्चित समय में जनसंख्या भी बढ़ती है और एनर्जी रिसोर्स यानी ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ता है और फिर अचानक ये एकदम चरम पर पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे वहां सब नष्ट होने लगता है। इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। पृथ्वी पर जो हो रहा है वो भी इसी तरफ इशारा करता है, लेकिन पृथ्वी बर्नआउट की तरफ न बढ़कर होम्योस्टैटिक इस अवस्था की तरफ बढ़ रही है। यानी अब दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा सरकारें अपने देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और विकास की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया तेजी से डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हालांकि पृथ्वी से अभी परमाणु हथियारों का खतरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया भर के देशों को यह तो समझ आने ही लगा है कि ये परमाणु हथियार पूरी मानव सभ्यता को तबाह कर सकते हैं।
इसलिए पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या अब घटकर 14,000 से भी कम रह गई है। इसलिए हो सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभ्यताओं ने अपने विकास का चरम हासिल कर लिया हो और अब वो सिर्फ अपने लोगों पर ध्यान देना चाहते हो। इसलिए पृथ्वी पर आना या पृथ्वी को कोई संकेत भेजना उनके एजेंडा में ही ना हो। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के इस असीमित सागर में एक बूंद के बराबर है और फिर भी पृथ्वी पर इतनी बड़ी संख्या में इंसान रहते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मांड में जीवन का विस्तार कहां तक हो सकता है। इसलिए एलियंस होते हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पृथ्वी के बाहर जीवन के संकेत किसी भी दिन हासिल हो सकते हैं और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हमें अपने अस्तित्व के बारे में और गहराई से समझ आने लगेगा। आप में कई लोगों ने मैरिजुआना, गांजा, हैश, भांग और चरस जैसे नशीले पदार्थों के बारे में सुना होगा। आपको यह भी पता होगा कि भारत में इनमें ज्यादातर का इस्तेमाल गैर कानूनी है और इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गांजे और हैश के इस्तेमाल को लेकर बहुत विवाद हुआ था। आरोप लगे थे कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1985 तक भारत में गांजे के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं थी। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के दबाव में 1985 में भारत में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। दरअसल 1960 के दशक में अमेरिका में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू हुई। इसके बाद 1961 में संयुक्त राष्ट्र की एक संधि के तहत गांजे के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए गए और तय हुआ कि सरकारें इसका इस्तेमाल रोकेंगी। लेकिन 1985 तक भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। लेकिन जब अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दी। उसी साल भारत सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट पास किया और हशीश, गांजे और चरस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून के तहत अगर भारत में किसी के पास चरस या गांजा बरामद होता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना, 1 साल की सजा, जेल की सजा हो सकती है। अगर कोई इसके गैर कानूनी व्यापार में शामिल पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि खुद अमेरिका के 28 राज्यों में अब गांजे के इस्तेमाल को गैर कानूनी नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, कनाडा में भी गांजे का इस्तेमाल अब गैर कानूनी नहीं है। गांजे पर प्रतिबंध हटाना कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सबसे बड़े चुनावी वादों में एक था। इसके अलावा उरुग्वे, नेदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, जमैका, कोलंबिया, दुनिया के करीब 15 देशों में वीड का इस्तेमाल अब गैर कानूनी नहीं है और इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है थाईलैंड का। 2018 में थाईलैंड ने दवाओं में कैनबिस के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। कैनबिस उस पौधे को कहते हैं जिससे भांग, गांजा और चरस हासिल होते हैं। लेकिन अब थाईलैंड आम लोगों को भी इसके इस्तेमाल की इजाजत देने जा रहा है और अगले महीने थाईलैंड में गांजे पर लगे सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। गांजे को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड की सरकार अपने देश के लोगों को गांजे के 10 लाख पौधे बांटेगी। थाईलैंड इसकी खेती को बढ़ावा देना चाहता है और अब थाईलैंड में लोग मेडिकल ग्रेड गांजे का निजी इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इसके अलावा लोग छोटे स्तर पर इसका व्यापार भी कर पाएंगे। यानी अब थाईलैंड में लोग रिक्रिएशनल गतिविधियों में गांजे का इस्तेमाल कर पाएंगे। रिक्रिएशनल गतिविधियां उन्हें कहते हैं जिनका इस्तेमाल लोग शरीर और मन को तरोताजा करने के लिए करते हैं। वीड सेहत के लिए खतरनाक है या फायदेमंद, इस पर लंबे समय से बहस होती रही है। गंभीर बीमारियों के इलाज में इसके इस्तेमाल से मरीजों के दर्द में कमी आती है। यह बात कई स्टडीज में साबित हो चुकी है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है और ज्यादा सेवन डिप्रेशन जैसी समस्या का भी कारण बन सकता है। भारत में इसे लेकर लगातार बहस होती है कि क्या सरकार को गांजे के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटा देना चाहिए।
क्योंकि गैर कानूनी होने के बावजूद गांजे के इस्तेमाल के मामले में देश की राजधानी दिल्ली दुनिया में तीसरे नंबर पर और मुंबई छठे नंबर पर है। अब सवाल यह है कि आखिर गांजे या चरस में ऐसा क्या है कि इसका सेवन करने वाले इससे प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। गांजा भारत में पाए जाने वाले कैनबिस सटाइवा और कैनबिस इंडिका नामक पौधे से हासिल होता है। अथर्ववेद में इसे सबसे पवित्र पौधों में एक माना गया है। इसी पौधे से भांग भी निकाली जाती है, जिस पर भारत में प्रतिबंध नहीं है, और शिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग भांग का सेवन भी करते हैं। लेकिन भारत में गांजा और चरस का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सवाल यह है कि प्रतिबंध के बावजूद भारत में इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों होता है? तो इसके पीछे है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कैनबिस के पौधे में कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का केमिकल होता है। कैनबिस के पौधे में 200 से ज्यादा प्रकार के कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें THC और CBD खास है। THC वो केमिकल है जो गांजे के सेवन के बाद नशा महसूस कराता है। इसका सेवन करने वाले को लगने लगता है कि वो 7वें आसमान पर उड़ रहा है। CBD इससे ठीक उल्टा काम करता है। CBD में नशा नहीं होता, बल्कि ये THC के असर को कम करता है। THC और CBD की मात्रा से ही यह तय होता है कि किसी को कितना नशा होगा। हमें दर्द, खुशी या गम का जो एहसास होता है, उसे हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स दिमाग तक पहुंचाते हैं। इन न्यूरॉन्स में कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही THC शरीर में जाता है, वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स से चिपक जाता है, और इसी के साथ गांजे के सेवन के बाद दिमाग में हेराफेरी शुरू हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में पहले से कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स मौजूद हैं, तो जरूर हमारा शरीर गांजे के सेवन के लिए बना होगा। लेकिन इसका जवाब यह है कि हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से भी कैनाबिनॉइड्स रिलीज करता है, और ये रिसेप्टर उसके स्वागत के लिए बने हैं, न कि गांजे से हासिल होने वाले कैनाबिनॉइड्स के लिए। शरीर में प्राकृतिक रूप से रिलीज होने वाले एक कैनाबिनॉइड का नाम है एनांडमाइड। यह हिंदी के आनंद शब्द से बना है, एनांडमाइड, जिसका मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। जैसे कई बार दौड़ने या एक्सरसाइज करने से लोगों को खुशी का एहसास होता है, एक तरह का नशा महसूस होता है, शरीर हल्का फुल्का लगने लगता है। दौड़कर या एक्सरसाइज करके खुशी का यह एहसास एनांडमाइड की वजह से होता है, जिसे हमारा शरीर खुद बनाता है। लेकिन कैनबिस में मौजूद THC इस खुशी देने वाले केमिकल एनांडमाइड की नकल करता है। जब कोई व्यक्ति गांजे का सेवन करता है, तो यह THC नाम का कैनाबिनॉइड खून के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाता है। हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स की संख्या ज्यादा होती है। ये हिस्से हैं हिपोकैम्पस, सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया। जब THC और CBD दिमाग के इन हिस्सों में पहुंचते हैं, तो इनमें मौजूद रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं। दिमाग के ये हिस्से याददाश्त, भावनाओं, शारीरिक गतिविधियों, व्यवहार, स्पीच और दर्द और खुशी के एहसास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति गांजे का सेवन करता है, तो उसकी ये सारी गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं। गांजे के दुष्प्रभावों पर बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हो पाई हैं, लेकिन वैज्ञानिक एक बात को लेकर सहमत हैं कि अगर बहुत कम उम्र में इसके सेवन की आदत पड़ जाए, तो मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है, और इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करने से इस पर निर्भरता भी बढ़ जाती है, और व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में। जो लोग भारत में गांजे पर प्रतिबंध हटाने की बात करते हैं, उनका तर्क है कि गैर कानूनी होने की वजह से लोग खराब क्वालिटी के कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं, और इससे उन्हें नुकसान होता है। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि नशीला पदार्थ नशीला होता है। इसकी लत किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए क्षणिक खुशी के लिए अपने जीवन को संकट में डालने से बचिए। तो आज टॉकिंग पॉइंट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, जब हम आपके लिए ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरों का विश्लेषण करेंगे।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, आप जैसे भी हैं अपने आप में परफेक्ट हैं। इसलिए अपने शरीर नहीं बल्कि आत्मा की सुंदरता पर भी ध्यान दीजिए और अपने अस्तित्व को मोबाइल फोन के फिल्टर्स में कैद मत कीजिए। नमस्ते।